वेलकम टू स्ट्रेटजी पीसीएस। मैं आपका दोस्त शशांक। चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे किए थे। इससे पहले जो दोस्त अभी हमारे पास टेलीग्राम पे नहीं है तो वो टेलीग्राम पे जाके @strategy PCS करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहाँ पे हम बहुत सारे बहुत अच्छे क्विजेस कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्विजेस की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 इज मैंडेटरी। ध्यान दीजिएगा, मैंडेटरी। एज सच अ हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इज रिट जुरिस्डिक्शन। ठीक, क्या क्या चीज़ों की बातें हो रही है? बात हो रही है आर्टिकल 226 की, बात हो रही है रिट जुरिस्डिक्शन की। आर्टिकल 226, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीज़ें हैं, एक तो है आर्टिकल 332, एक है आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन का अधिकार है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो अधिकार है वो क्या है कि वो मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप जाते हो कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट को उसे एक्सेप्ट करना ही करेगा। लेकिन हाई कोर्ट के पास जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो मैंडेटरी नहीं है। दिस इज नॉट मैंडेटरी। ये जो वर्ड है ये है दिस इज नॉट मैंडेटरी। तो हाई कोर्ट इसको, ये आधा सही है, ठीक है। हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इस जुरिस्डिक्शन, ये स्टेटमेंट आधा सही है, बट रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। श्योर? एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं उसका, आपको ग्रुप में दे दूंगा। ओके, टेकन। चलिए, अभी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेसिकली रिट जुरिस्डिक्शन क्या होती हैं? लेट मी एक्सप्लेन यू। लेट मी कम ऑन ए ब्लैक स्क्रीन। सी, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है, ठीक। कुछ रिट्स होती हैं जैसे हैबियस कॉर्पस, अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंडेमस, सर्टियोरेरी, क्यो वारंटो। आई विल कवर ऑल दिस इन अवर क्विजेस, राइट, डोंट वरी। तो ये कुछ रिट्स होती हैं जिनको कि सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट इशू करता है। ठीक, बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन कई तरह से आता है। सुप्रीम कोर्ट जब ये इशू करता है तो ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू करता है। हाई कोर्ट क्या करता है, इसको फंडामेंटल राइट प्लस ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए भी करता है। तो इसलिए कहते हैं कि हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है दैट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दे दी। हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन जो होता है दैट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, ये इतनी तरीके की रिट होती हैं। क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमने जो अभी रिट के बारे में इतनी बात करी ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये जो रिट्स हैं इनको प्रेरोगेटिव रिट्स भी कहते हैं ब्रिटेन में। इसके बारे में हमको बात करनी है कि ये हम कितने हद तक इस बात को सही कर रहे हैं। ठीक, रिट्स क्या होती हैं ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ रिट इज टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन सही है? सोचिए, अमेरिका में रिट कैसे इशू सकती है? रिट कौन इशू करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करती है? अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पे रिट नहीं इशू होती। रिट्स इशू होती हैं ब्रिटेन में। यानी पहला आंसर आपका गलत हो गया, 1 इज ट्रू गलत हो गया, बोथ आर ट्रू गलत हो गया, बोथ आर फॉल्स गलत हो गया। आंसर क्या बचा? 2 इज ट्रू। रिट्स जो होती हैं इनको प्रीरोगेटिव रिट्स भी कहते हैं और ये ब्रिटेन से शुरू ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Parliament can empower any court to issue writs of habeas corpus. Any court to issue writs of habeas corpus. Writ of habeas corpus is a bulwark of individual liberty against arbitrary detention. तो ये जो मैं आपको अभी बता रहा था कि पार्लियामेंट जो होती है वो इशू कर सकती है रिट। सुप्रीम इशू कौन करता है? रिट हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट करता है और हाई कोर्ट करता है। लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी अदर कोर्ट को ये प्रिविलेज दे सकती है कि वो इशू कर सके रिट। लेकिन आज तक अभी कोई भी ऐसी कोर्ट को, जैसे मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो उसको नहीं दिया गया है। बट पार्लियामेंट एम्पावर कर सकती है, ये बात सच है, इसलिए 1:2। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज ए बुलवार्क अगेंस्ट इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे है? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। जैसे मान लो मुझे डिटेन करके रखा है पुलिस ने, राइट, मुझे पुलिस ने डिटेन करके रखा है, तो अब पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती जब तक मुझे किसी मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जा सके और मजिस्ट्रेट मेरी सज़ा फाइनल ना कर दे कि अच्छा भैया तुमने ये क्राइम किया है तो इसके लिए तुमको ये सज़ा मिलेगी। तो पुलिस को वो विदिन 24 आवर्स प्रोड्यूस मुझे करना ही करना पड़ेगा। इस केस में करेक्ट आंसर क्या है कि हमारे दोनों के दोनों जो हमारे जवाब हैं वो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर ट्रू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ओके, इज इट ट्रू कि कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं अवेलेबल है? सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। तो फंडामेंटल राइट जैसे कि आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर अवेलेबल है अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट, राइट। बट कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो कि अवेलेबल हैं अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये सही है। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, नेगेटिव इन कैरेक्टर, ये भी सही है। तो इसका दोनों का आंसर ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड। बहुत ध्यान देना इन वर्ड्स पे, क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं यूपीएससी यूपीपीएससी कहीं से भी हो, बनते ही हैं। रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट्स आर रीजनेबल और नॉट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब क्या है? देखो, हमने आपको फंडामेंटल राइट दिया किसी चीज़ का, तो वो फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में उसको बदला नहीं जा सकता, वो क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब क्या है कि कुछ हम उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको जैसे फंडामेंटल राइट है कि आपको आप हड़ताल करो, प्रदर्शन करो, आप बिल्कुल करो, प्रदर्शन आप करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हाईवे पे जाके प्रदर्शन करो, हाईवे जाम कर दो, तो वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वालिफाइड का मतलब? नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वॉइस नोट भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल में। एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट्स आर रीजनेबल और नॉट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये डिसाइड करेगा कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं ये रीजनेबल है या नहीं है। कौन डिसाइड करेगा इस चीज को? प्रेसिडेंट नहीं डिसाइड करेगा, इसको कोर्ट्स डिसाइड करेंगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। फंडामेंटल राइट्स जो है वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है। सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है कि परमानेंट इन नेचर। परमानेंट इन नेचर नहीं है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी टेकन अवे, राइट, दे कैन बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो नॉट सैक्रोसैंक्ट का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट इन नेचर, मतलब वो एब्सोल्यूट नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, परमानेंट नहीं है। स्टेट कैन एब्रिज देम और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट। बहुत एक नॉर्मल सा केस है कि जब इमरजेंसी लगती है
एक्सटर्नल इमरजेंसी जब भी लगती है तो जितने भी फंडामेंटल राइट दिए हैं अंडर आर्टिकल 199 वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंक्ट नहीं है। तो पहला पॉइंट सही हो गया। दे कैन बी अमेंडेड, इसका मतलब सैक्रोसेंक्ट नहीं है, मतलब अमेंड किया जा सकता है। तो अमेंडेड वाला तो पोर्शन ठीक हो गया कि दे कैन बी अमेंडेड, यस दे कैन बी अमेंडेड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से आप फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आप लाओगे अंडर आर्टिकल 368, राइट, विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंक्ट नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। दे कैन बी अमेंडेड, ये भी ठीक है। विदाउट अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। बट जब यहाँ पे बात आती है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की, जब यहाँ पर बात आती है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की, तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन नहीं चाहिए, उनको चाहिए क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रॉपर आप पास करोगे तब जाके आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई डाउट होगा तो पूछ जरूर लेना। और हाँ, अगर अभी आपको चैनल अच्छा लग रहा हो ना तो सब्सक्राइब कर दो यार। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो टेलीग्राम पे आ जाओ, ताकि हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते रहें, नॉलेज बढ़ाते हैं एक दूसरे का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। ओके, यहां पे हमको किस वर्ड पे ध्यान देना है, एक्स्ट्रा टेरिटरी पे। द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट आर ऑल्सो अप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन्स एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने वाला है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? पुलिस का जैसे पुलिस का देखते हो कि भैया ये इस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है, इसका एरिया ये है, ये इस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है, इसका एरिया ये है, इसका बंदा अगर यहाँ पे कुछ होता है इससे इसको कुछ मतलब नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ होता है इससे इसको कुछ मतलब नहीं होता। सेम पार्लियामेंट और स्टेट का होता है, यानी ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, राइट। इस स्टेट के अंदर कुछ भी हुआ तो उसके लिए स्टेट 1 देखेगा, स्टेट 2 को उससे कोई लेना देना नहीं है। स्टेट 2 के अंदर कुछ हुआ तो स्टेट 2 देखेगा, स्टेट 1 को उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम सेंटर जो हमारी बनाएगी वो पूरे कंट्री के लिए बनाएंगी, तो सेंटर कंट्री के लिए तो बनाएगी, साथ में पार्लियामेंट के पास जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन होता है, उसके बनाए जो लॉज होते हैं दे आर एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन्स एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दोनों सही है, करेक्ट आंसर है इसका सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूं आप लोगों को। द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज नैरोवर देन सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, आगे की स्लाइड में पहले ही कर दिया था। रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट नैरोवर देन सुप्रीम कोर्ट। नैरोवर कैसे है? नैरोवर तो नहीं है, ब्रॉडर है। मैंने अभी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जब करेगी, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है एज पर आर्टिकल 322, हाई कोर्ट इशू करती है एज पर आर्टिकल 226। सुप्रीम कोर्ट इशू तब करेगी जब आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो। हाई कोर्ट कब करेगी? फंडामेंटल राइट के केस में करेगी ही, प्लस एक्स मतलब ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो है, ऑर्डिनरी कोई लीगल इशू है तो भी सुप्रीम हाई कोर्ट वहाँ पे फंडामेंटल राइट को इशू कर सकती है। तो इसका जो हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है वो वाइडर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फॉल्स है। और ये क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो देयर इज ए प्रोविजन ऑफ अपॉइंटिंग अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एज ए हाई कोर्ट जज। यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, बस क्विज पे अटेम्प्ट कर देते हैं। ये मुझे बताओ, आई वॉन्ट टू नो मेरा कौन सा स्टूडेंट सिंसियर है। चलो ये क्वेश्चन आपके ऊपर है। द पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इज ए स्पेशल पावर कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट। रिव्यू जो होती है, पावर टू रिव्यू होती है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाई कोर्ट के पास नहीं होती है, हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं होती है रिव्यू करने की। ठीक है, इसलिए ये आंसर फॉल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपर एज ऑफ ए हाई कोर्ट जजेस, यार ये क्वेश्चन भी आप ही लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। वो क्या है अपर एज हाई कोर्ट के जज की?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, वरना मैं टेलीग्राम पे क्विजेस कराने बंद कर दूंगा। आई वॉन्ट आंसर। 65 नहीं है, इतना हिंट दे रहा हूँ। 60 और 62 में से कोई एक सा है, कौन सा है ये बताओ। एडिशनल जजेस कैन बी अपॉइंटेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years। पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है, कंसेप्ट नहीं है, याद करना है, याद करने की चीज़ है बस। प्रोविंशन ऑफ हाई कोर्ट जज इज बेस्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एज सच नॉन वोटेबल फॉर द पार्लियामेंट। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखो। पेंशन, हाई कोर्ट जज, कंसोलिडेटेड फंड, नॉन वोटेबल फॉर द पार्लियामेंट। समझाता हूं मैं, इसको ध्यान से समझना। कंसोलिडेटेड फंड जो होता है ना, कंसोलिडेटेड फंड से जो भी चीज़ें डिस्चार्ज होती हैं, एनीथिंग डिस्चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये एक तरह से होता है कि फिक्स्ड होता है, तो इस पे पार्लियामेंट में कोई वोटिंग नहीं होती है, इतना आप जान लो, चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट हो। तो ये पॉइंट आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पार्ट तो सही है, नॉन वोटेबल है। हाई कोर्ट जज, लेकिन यहाँ पे क्या मैं गड़बड़ क्या है बेटा, यहाँ पे लिखा है पेंशन। एक्चुअली सैलरी जो होती है ना, सैलरी, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। सैलरी जो होती है हाई कोर्ट जज की, वो जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, लेकिन जो उनकी पेंशन जाती है वो जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक। इसलिए ये क्वेश्चन एस देखें तो ये क्वेश्चन है फॉल्स, ठीक है। सो दिस हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाई, यार ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किताब पढ़ो और मुझे आंसर दो इसका। प्रेसिडेंट है या गवर्नर है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट है, ये क्वेश्चन का आंसर भी आप दोगे मुझे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी ना आप सब लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये टेलीग्राम पे हमारा है स्ट्रेटजी PCS, यूट्यूब पे आप हमें देख ही रहे हो, इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। तो फिलहाल इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम पे अगर नहीं हो तो डाउनलोड करके टेलीग्राम पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, हम बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। हाँ, वन मोर थिंग कि UPPCS के लिए हमारा एक स्पेशल बैच शुरू हो रखा है, UPPCS 2024 के प्रीलिम्स के लिए। अगर आप इसके लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट ज़रूर करिए। हमारा नंबर है 89202, और आप हमको टेलीग्राम पे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं @strategy_PCS, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।